बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आंख खुली तो अमजद दीवार से टेक लगाए बैठा नजर आया, जबकि सादिया गार के कोने में बेसुध पड़ी थी। इसका मतलब था कि वो ज़हनी तौर पर हमसे मुतमिन हो गई थी। गार के अंदर हल्की हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। माजे, क्या ख्याल है, चलें? इस मुसीबत का क्या करेंगे? उसका इशारा सादिया की जानिब था। ये बहुत बदकिस्मत लड़की है माजे, इसके साथ बहुत जुल्म हुआ है। मेरा ख्याल है इसे घर तक पहुंचा देते हैं। ये वैसे भी जंगल खेल की बासी है और हमारी मंजिल भी जंगल खेल ही है। मुझे पहले से पता था कि रॉबिन हुड साहब कि तेरी रगे हमदर्दी जब तक अपनी मर्जी ना मनवा लेगी फड़कती रहेगी। इसकी एक दूसरी वजह भी है माजे। हाँ, वो है इसकी खूबसूरती, और वो दूसरी नहीं पहली वजह है। इसका नाम सादिया है। मैंने उसके मजाक के जवाब में मुख्तसर अल्फाज में उसकी कहानी दोहरा दी। अच्छा, इसको जगाओ ताकि चलें। सादिया, मैंने इसे ज़ोर से पुकारा, मगर वो इसी तरह पड़ी रही। मैंने थोड़ा सा आगे होकर उसके हाथ को पकड़कर आहिस्ता से हिलाया तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। कक, क्या बात है? सूरज तुलू होने वाला है, चलने की तैयारी करो। मैं तैयार हूँ। वो संभल गई। उसके नंगे पाँव को देखकर मैंने पूछा, तुम्हारी चप्पल किधर है? चप्पल मैं साथ नहीं ला सकती थी। बहरहाल आप परेशान ना हों, मैं नंगे पाँव फिरने की आदी हूँ। मैं सर हिलाकर गार के दहाने की तरफ बढ़ गया। मेरे पीछे अमजद और उसके पीछे सादिया थी। मैंने गार के दहाने पर खड़े होकर बाहर झांका, मगर कोई जी रूह नजर न आया। आसमान भी बिल्कुल साफ था। कोई नजर आ रहा है? अमजद ने पूछा। नजर खाक आए। चारों तरफ झाड़ियों के इतने घने झुंड हैं। सामने का इलाका अलबत्ता साफ है। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ो। यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलने की कोशिश करें। सादिया, तुम्हारे ख्याल में जंगल खेल की तरफ जाने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए? अगर असल रास्ता इख्तियार किया जाए तो वो डाबेर में से होकर गुजरता है, और डाबेर बासमत खान का गांव है, और वो अपने भाई की तलाश में पागल कुत्ते की तरह सरगर्दा होगा। दूसरा रास्ता थोड़ा तावील है और इस पहाड़ी के पीछे से होकर गुजरता है। उसने दाएं हाथ पर मौजूद एक अकेली पहाड़ी की तरफ इशारा किया। ठीक है, पहाड़ी वाला रास्ता इख्तियार करते हैं। मैं गार से बाहर आ गया। सादिया मेरे पीछे हो ली, जबकि अमजद उससे पीछे मोहतात अंदाज में दाएं बाएं का जायजा लेते हुए चल पड़ा। जल्दी हम नीचे उतर गए। उतराई एक बहुत वसी नाले में ख़त्म हो रही थी। खुशकिस्मती से इसमें जा बजा दरख्तों और झाड़ियों के झुंड थे, जिसकी वजह से हमारे दूर से नजर आने का खतरा कम था। बाएं हाथ ढलानों पर नजर आने वाले घर इस जगह आबादी का पता दे रहे थे। हम तीनों बगैर कोई बातचीत किए खामोशी से अपने रास्ते पर रवाना थे। सादिया ने घूंघट के अंदाज में दुपट्टा चेहरे पर डाला हुआ था। वैसे आपने रास्ता क्यों बदली कर लिया है? अमजद ने पूछा, और मैंने इसे सादिया से होने वाली गुफ्तगू तफसील से बता दी। तो क्या जिस रास्ते के बारे में सादिया जानती है इससे बासमत खान नाइलम होगा? तेरा क्या ख्याल है? असल रास्ता इख्तियार करें? मेरे ख्याल की तुझे कोई ज़रूरत होती कोई भी रास्ता इख्तियार करने से कबल तो मुझसे पूछ ना लेते। सॉरी यार, मैं नादम होकर बोला। मेरा ख्याल था तू मुझसे मुत्तफिक होगा। मैं तेरी सिर्फ एक बात से इत्फाक कर सकता हूँ, इसके अलावा बिल्कुल नहीं। किस बात से? यही कि तुम कहो अल्लाह एक है। इसके अलावा तेरी कोई बात मेरे नज़दीक काबिल तस्लीम नहीं है। अच्छा, फजूल बातें छोड़ो और अपना नुक्ता नज़र बयान करो, ताकि मैं इसके मुतज़ाद अपनी कार्रवाई जारी रख सकूं। इस बातचीत के दौरान भी हमारा सफ़र जारी रहा। अब इसी रास्ते पर चलते रहो। नामालूम बासमत खान अपने भाई की मौत की खबर से बाखबर भी होगा या नहीं, और अगर इसे पता चल गया है तो हो सकता है कातलों की तलाश में इसका रुख बहराम शाह की तरफ हो। मगर ये अमजद की खाम ख्याली थी, क्योंकि दरख्तों के एक झुंड से जैसे ही हम बाहर आए, दाएं हाथ मौजूद ढलान पर एक पत्थर के पीछे क्लैशनकोफ गरजी। साथ ही कोई बुलंद आवाज़ से धाड़ा, हथियार फेंक कर हाथ ऊपर उठा लो। ये बात गो पश्तों में कही गई थी, लेकिन हमारे हाथ उठते देखकर अमजद ने भी गन नीचे रखकर हाथ ऊपर उठा लिए। बड़े पत्थर के पीछे से 4 अफराद बरामद हुए। आगे वाला बासमत खान है। मेरे पहलू में खड़ी सादिया आहिस्ता से बोली। बासमत खान अपने भाई के बरक्स काफ़ी लंबा था। वो तेज़ी से ढलान से उतरकर हमारे सामने आ गए। तेरा क्या ख्याल था? तू बासमत खान की आंखों में धूल झोंक कर अपने यार के साथ निकल भागेगी? बासमत खान ने सादिया के सामने रुककर तंजिया लहजे में पूछा। वो इस वक्त अपने चेहरे को छुपाए खड़ी थी, मगर कपड़ों और जिस्मानी साख्त की बदौलत बासमत खान ने आसानी से इसे पहचान लिया था। कैसी बातें कर रहे हो भाई? ये मेरी बीवी है, और इसका तेरे साथ क्या ताल्लुक? मैं इसे जांचने की खातिर बोला, ताकि पता चल सके
कि उसने किस हद तक सादिया को पहचाना था। तेरी तो ये बहन है साले, उसने मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ घुमाया, लेकिन मुझे छूने की हसरत उसके दिल में ही रही। मैं अपने घुटनों में खम देकर थोड़ा सा नीचे हुआ। उसका हाथ मेरे सर के ऊपर से गुजर गया। वो अपनी झोंक में मुड़ गया। इसी मौके को गनीमत समझते हुए मैं बिजली की सी तेज़ी से आगे बढ़ा और अगले लम्हे ही वो मेरे बाजुओं के शिकंजे में था। उसकी पीठ मेरी छाती से लगी हुई थी, जबकि मार्क 13 पिस्तौल की खौफनाक नाली उसकी कनपट्टी से लग चुकी थी। अपने कुत्तों से कहो राइफलें नीचे फेंक दें। मैं बड़ी बेरहमी से अपने बाजू की गिरफ्त उसकी गर्दन पर सख्त की। उसके तीनों आदमी शाक की सी कैफियत में साकन खड़े रह गए थे, जबकि अमजद ने मेरे एक्शन लेते ही अपने पाँव में पड़ी गन अपने हाथों में संभाल ली थी। तुझे ये बहुत महंगा पड़ेगा, वो खड़खड़ाया। धमकी नहीं, मैं अपनी गिरफ्त को मज़ीद सख्त किया। जो कहा है वो करो। उसके हलकों से उबलती आंखें देखकर उसके तीनों साथियों ने इस्तराब में अपने हथियारों का रुख मेरी जानिब किया, मगर मुझसे पहले गोली उनके साथी को लगती, इसलिए पहलू बदल कर रह गए। तेरी बेहतरी इसी में है कि सरदार को छोड़ दो, उनमें से एक गुस्से से धाड़ा। मैं कह रहा हूँ हथियार फेंक दो। तुम्हें मेरी बात की ज़बान समझ नहीं आ रही? मैं 3 तक गिनूंगा। अगर इस दौरान तुम लोगों ने हथियार ना फेंके तो मैंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन मानी के लिहाज से मेरी बात मुकम्मल थी। इसके बाद मैं क्या करने का इरादा रखता था, इस बात से वो अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने मेरी जानिब ताने हथियारों की बैरल आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तरफ झुका दी, मगर हथियार फेंकने में वो कशमकश का शिकार थे और उनकी ये मुश्किल अमजद ने हल कर दी कि जैसे ही उनकी क्लैशनकोफों की बैरलें ज़मीन की जानिब हुईं, अमजद ने यकदम क्लैशनकोफ का ट्रिगर प्रेस कर दिया। ब्रेस्ट पर सेट हुई गन से गोलियों की बौछार निकली और वो तीनों चीखते हुए नीचे गिर गए। अमजद की उंगली ने उस वक्त तक ट्रिगर प्रेस रखा जब तक मैगजीन खाली ना हो गई, और इसकी वजह इसके अलावा और कोई नहीं थी कि अमजद उन्हें संभलने का मौका नहीं देना चाहता था। हो सकता था कि उनमें से कोई मरते मरते भी हम तीनों को निशाना बना लेता। तुमने ये अच्छा नहीं किया। बासमत खान के लहजे में गुस्सा भरा हुआ था, मगर ये उसकी ज़बान से अदा होने वाले आखिरी अल्फाज थे। अपने बाएं बाजू की गिरफ्त में फंसी उसकी गर्दन मैंने मखसूस झटके से तोड़ते हुए इसे नीचे फेंक दिया। अमजद ने अपनी खाली मैगजीन फेंककर बासमत खान की गन से भरी हुई मैगजीन उतारकर अपनी गन में लगा ली। मैंने बासमत खान की सरसरी सी तलाशी ली तो इसकी जेबों से नस्वार, चर्स भरे सिगरेट और एक लंबे फल का पतला सा खंजर बरामद हुआ। इनमें से सिर्फ खंजर ही मेरे काम का था, जो मैंने अपनी जेब में डाल लिया। बाकी आदमियों की तलाशी लेने की ज़रूरत हमने महसूस नहीं की थी, और इसकी वजह उनके जिस्मों से निकलने वाला खून था, जिसने उनके लिबास को रंगदार कर दिया था। एक साफ सी क्लैशनकोफ अलबत्ता मैंने उठाकर अपने कंधे से लटका ली थी। सादिया अभी तक शौक की कैफियत में अपनी जगह पर मुंजमद खड़ी थी। चलो, मैंने इसे बाजू से पकड़कर आहिस्ता से हिलाया तो वो जैसे चौंक पड़ी। ये तमाम मर गए? हाँ, और अब चलो, ये ना हो उनके साथी इकट्ठे हो जाएं। हम तीनों वहाँ से तेज़ कदमों से रवाना हो गए। सादिया के पाँव में जूते नहीं थे, मगर इसके बावजूद वो बड़ी हिम्मत से हमारे साथ कदम मिलाकर चल रही थी। जानू, लाशों को अगर रास्ते से दाएं बाएं फेंक देते तो अच्छा था। अब दिन का टाइम है और इनके जिस्मों से निकलने वाले खून को हम कैसे छुपाते फिरेंगे? दफ़ा करो। एक दफ़ा हम जंगल खेल पहुँच गए, फिर किसी ने हमें नहीं पहचाना। इन दोनों भाइयों के साथ हमारी कौन सी दुश्मनी थी कि कोई हम पर शक करेगा? और ये मुसीबत जो हम साथ लिए फिर रहे हैं, वो शाकी लहजे में बोला। इसको पहचानने वाले हैबत खान और बासमत खान मुर्दार हो चुके हैं। इनके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसे शक्ल से पहचानता होगा। फिर भी यार, इन 7 मरने वालों के वर्षा आखिर चुप तो नहीं बैठे रहेंगे। गो इनको कत्ल करते वक्त मुझे ज़रा भर भी झिझक नहीं हुई और ना अभी कोई अफसोस है कि इनके करतूत ही ऐसे थे। ना मालूम कितने बेगुनाहों के कातिल होंगे और पता नहीं कितनी औरतों की इज्जत ये लोग ख़राब कर चुके होंगे। इनका ज़मीन के ऊपर चलने के बजाय ज़मीन के नीचे लेटना मखलूक खुदा के लिए बेहतर है। लेकिन इनके पसमानदगान तो ये बात नहीं सोचेंगे ना। उन्हें तो इनके कातिल की तलाश होगी, और अगर एक मर्तबा वो हमारे साथ चलने वाली बीबी तक पहुंच गए तो ये शायद हमारा राज ना रख सके। अमजद दानिस्ता इसका नाम लेने से गुरेज कर रहा था ताकि इसे ये पता न चल सके कि हम उसके मुतल्लिक महवे गुफ्तगू हैं। उन्हें क्या पता चलेगा कि ये घर पहुंच गई है? जनाब, जिस रास्ते पर कामजन है ये जंगल खेल की तरफ ही जाता है। ठीक है, लेकिन किसी को ये पता तो नहीं ना कि ये कत्ल इस लड़की की इमां पर हुए हैं,
और वैसे भी इसके फरार के मुतल्लिक चंद लोगों को ही खबर होगी। इन लोगों की तो दुश्मनियां भी इतनी ज़्यादा होंगी कि शायद उन्हें अपने दुश्मनों के नाम भी याद ना हो, और ये कारिस्तानी भी किसी ऐसे ही मजबूत और उनकी टक्कर के दुश्मन के खाते में जाएगी। इस मजलूम की जानिब तो किसी का गुमान भी नहीं जाएगा। बहरहाल ये तेरा अंदाज़ा है, मामला इसके बरक्स भी हो सकता है। बासमत खान जिस तरह हमारी घात में बैठा था, इस तरह इसने इलाके से निकलने वाले बाकी रास्तों की भी नाकाबंदी करवाई होगी। इस बात से ये भी पता चलता है कि उन्होंने कल रात ही हैबत खान पार्टी की लाशें तलाश कर ली थीं, और ये अंदाज़ा उन्होंने फायर की डायरेक्शन से लगाया होगा। और अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो अभी हमारा ताक़ुब शुरू हो चुका होगा। बाकी रास्तों पर मुतय्यन उनके आदमी लाजमी तौर पर हमारी फायरिंग से इस तरह मुतवज्जा होंगे, और अब तक शायद वो जाए हादसा पर पहुंचने वाले हों। अमजद का तज़िया मुझे ज़्यादा हकीकत के करीब महसूस हुआ। तो अब क्या करना चाहिए? अमजद ने जवाब दिया, फिर ये रास्ता हमारे लिए मौजू नहीं है। क्यों ना कुछ देर इधर छुपकर इंतज़ार किया जाए। अगर तेरा अंदाज़ा सही साबित हुआ तो वो इधर से ही गुजरेंगे। हाँ, यूं ही करना पड़ेगा। उसने इस बात में सर हिलाया, और हम रास्ते के बाएं जानिब मौजूद ढलान पर पड़े बड़े बड़े पत्थरों के दरमियान छुपकर बैठ गए, इस तरह के रास्ता हमें आसानी से दिखाई देता रहे। सादिया ने पूछा, इधर किस लिए छुप रहे हो? हमें शक है कि फायरिंग की आवाज़ सुनकर दुश्मन इस तरह मुतवज्जा होगा, और अभी शायद वो इसी रास्ते पर आगे आए। वैसे क्या इन दो रास्तों के अलावा कोई और जंगल खेल की तरफ जाता है? अगर जाता भी है तो मैं इससे लाइलम हूँ। उसने नफ़ी में सर हिलाया। उसी वक्त मुझे दूर दरख्तों के झुंड से एक डबल कैबन टोयोटा निकलती दिखाई दी, और फिर इससे चंद सेकंड बाद एक और गाड़ी बरामद हुई। अमजद का अंदाज़ा सही साबित हुआ था, और हमने बर वक्त फैसला करते हुए छुपने का जो फैसला किया था वो हमारे हक में बेहतर साबित हुआ था, वरना रास्ते पर कामजन होने की वजह से अब तक हम उनकी नज़रों में आगे होते। दोनों गाड़ियां लाशों के पास आकर रुक गईं। दोनों गाड़ियों में 5-5 अफराद सवार थे। चंद मिनट बाद एक गाड़ी तो तेज़ रफ्तारी से हमारी जानिब रवाना हो गई, जबकि दूसरी गाड़ी में वो लोग लाशें रखने लगे। हमारे सामने आकर गाड़ी की रफ्तार कदरे आहिस्ता हुई, और फिर हमारे छुपने की जगह से चंद सौ गज मजीद आगे जाकर वो गाड़ी रुक गई, और तमाम नीचे उतरकर हथियार सौंधते दाएं बाएं के इलाके को गौर से देखते आगे बढ़ने लगे। लाशें उठाने वाली गाड़ी वापस डाबेर की तरफ चल पड़ी थी। अब क्या करें? अमजद ने पूछा। अब जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा, वरना लाशें ले जाने वाले जल्द ही वापसी का कसद करेंगे। अगर हम उनकी गाड़ी पे कब्जा कर लें तो तेज़ रफ्तारी से यहाँ से निकल सकते हैं। इसमें एक कबाहत है। अमजद का सवालिया चेहरा देखकर मैंने अपनी बात की वजाहत की, और वो ये कि अगर हमने सीधे निकलने की कोशिश की तो इनकी गोलियों की जद में आने का खतरा है, और वापस जाने की सूरत में दूसरी गाड़ी वालों से टकराव का अंदेशा है। वैसे उन्होंने जिस तरह इस पहाड़ी को नज़रअंदाज कर दिया है, इससे यही पता चलता है कि इस जानिब से जंगल खेल तक पहुंचना नामुमकिन होगा। अगर एक ट्राई इस पहाड़ी को अबूर करने की कर लें तो कोई ज़रूरत नहीं। ख्वामख्वाह अपनी तवानाइयों को ज़ाया करना कहाँ की अक्लमंदी है। तो फिर तलाशी लेने वाले जिस अंदाज में आगे जा रहे हैं, इससे तो यही लग रहा है जैसे उन्हें हमारे आगे बढ़ जाने का यकीन हो। इसलिए मेरा मशवरा यही है कि थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं। दूसरी गाड़ी आने के बाद जब वो तलाशी लेने वालों के साथ मिल जाएंगे तो हम इस गाड़ी पर कब्जा करके डाबेर के रास्ते से निकलने की कोशिश करेंगे, और अगर उन्होंने दूसरी गाड़ी पर हमारा ताक़ुब शुरू कर दिया, दूसरी गाड़ी को नकारा करके ही जाएंगे। ख्याल रहे कि इनके पास महदूद रेंज के वाकी टॉकी भी होते हैं। ये ना हो इसकी मदद से ये हमारी नाकाबंदी करवा लें। इतना रिस्क बहरहाल लेना ही पड़ेगा। अलबत्ता इसको इसके वालिद के बजाय किसी और मुकाम पर छुपाना पड़ेगा ताकि ये उनके हत्थे न चढ़ जाए। उसका इशारा सादिया की तरफ था। चलो ऐसा ही कर लेते हैं। मैंने डबेर के रास्ते पर नज़रें जुमा लीं। जल्द ही लाशें ले जाने वाली गाड़ी वापस आती दिखाई दी। इस मर्तबा इसमें चंद बंदों का इजाफा हो गया था। ये लोग लाशों की जगह पे गाड़ी रोककर नीचे उतरे। एक बंदा गाड़ी के साथ खड़ा करके बाकी तमाम इर्द गिर्द के इलाके में फैल गए और तलाशी लेने के अंदाज में आगे चल पड़े। इनमें से 2 आदमी ढलान पर चढ़ गए और दाएं बाएं पत्थरों में नज़र दौड़ाते हमारी जानिब चल पड़े। सादिया का रंग खौफ से सफ़ेद पड़ गया था। अमजद के चेहरे पर भी गहरी संजीदगी छा गई। हालात हमारी तवक्का से भी बढ़कर ख़तरनाक हो गए थे। हम दोनों क्लैशन कोफे हाथ में थामकर उनका इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो गए, मगर उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। उनके कुछ साथी पहले भी मौजूद थे। 2-3 को तो हम पहले हल्ले में ही मार गिराते,
मगर इसके बाद उन्होंने भी किसी आड़ के पीछे हो जाना था और फिर उनके पीछे गांव से भी कुमक पहुंच जाती। हमें सख्त मरहले का सामना था, लेकिन इसके बावजूद हम गिरफ्तारी देने या हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे करीब होते जा रहे थे, यहाँ तक कि उनका फासला घटते घटते 100 गज रह गया। अमजद ने मेरी आंखों में झांका। उसके चेहरे पर उस वक्त बला की संजीदगी छाई हुई थी। उसका यूं घूरना फायर करने की इजाज़त तलब करने के लिए था, मगर मैंने उसकी उम्मीदों के बरखिलाफ नफ़ी में सर हिला दिया। मेरे ख्याल में उनके ज़्यादा करीब होने की सूरत में फायर खोलने पर उनका ज़्यादा नुकसान होने की उम्मीद थी। अमजद ने नाले के दरमियान चलने वालों पर निशाना बांधा हुआ था, जबकि मेरी नज़र ढलान के ऊपर हमारी तरफ चलकर आने वालों पर थी, और फिर चंद लम्हों बाद ही वो मेरी मतलूबा रेंज में पहुंच गए। मैंने आगे वाले बंदे का निशाना लेते हुए ट्रिगर की आज़ादाना हरकत को पूरा किया, और इसके साथ ही मैं अमजद को फायर करने का कहने लगा था कि अचानक माहौल थरथराहट की आवाज़ से गूंज उठा। ये फायर यहाँ से पहले गुजर जाने वाली पार्टी ने किया था। ये आवाज़ गोया हमारे लिए रहमत साबित हुई थी। हमारी सीध में आने वाले दोनों अशखास भागते हुए ढलान उतरते चले गए। डबल डोर टोयोटा का ड्राइवर गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता चलाते हुए तलाशी लेने वालों के मतवाजी ही चल रहा था। तमाम पार्टी नाले में इकट्ठे होकर गाड़ी में बैठी और गाड़ी तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ गई। बाल बाल बच गए। अमजद ने गहरा सांस लिया। हाँ यार, अल्लाह ने बचा लिया, मैंने उसकी तायद की। लेकिन अब उठो ताकि उनकी अफरा तफरी से फ़ायदा उठाकर कोई पनाह ढूंढें। किस तरफ चलें? वो उठते हुए बोला। सादिया भी हमारे साथ खड़ी हो गई थी। उसके जर्द पड़ते चेहरे की रंगत खतरा टलते ही बहाल हो गई थी। मेरे ख्याल में उन्हीं के पीछे चलते हैं। पागल हो गए हो क्या? बज़ाहिर मेरी मुखालफत करने के बावजूद उसने मेरे साथ कदम बढ़ा दिए थे। सादिया तो वैसे ही बेज़बान जानवर की तरह हमारे पीछे पीछे थी। अक्ल इस्तेमाल करो माजिद साहब, मैंने उसे झिड़का। ये सारा इलाका उन्होंने सर्च कर लिया है। अब उनकी तवज्जो या तो इस इलाके से आगे रहेगी या वो पीछे हटे तो गांव की सिमत से तलाश का आगाज़ करेंगे, और इस वक्त सबसे महफूज जगह यही दरमियानी इलाका है जिसको दोनों पार्टियां सर्च कर चुकी हैं। ठीक है 007 साहब, वो तंजिया लहजे में बोला, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो दोबारा नए सिरे से इस इलाके की सर्चिंग शुरू कर दें। क्यों? ये 1 किलोमीटर का रकबा ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि वो दोबारा इसी जगह की तलाशी लेंगे। वैसे ही दुश्मन की अक्ल से क्या बईद है माजिद साहब, हर काम यूं ही नहीं होता, इसके पीछे कोई सोच कार फरमा होती है। मगर तेरे तो सारे काम तुक्के से होते हैं, इसलिए मैंने सोचा शायद सारे पठान ही ऐसे होते हैं। अच्छा, अपनी चोंच बंद रखो और मुझे सोचने दो। ये भी नहीं कही कि मुझे सोचने दो। ये सोच कहीं इस पठान की तरह ही ना हो जो सारी उम्र ये सोच सोच कर परेशान होता रहा कि उसकी बहन के 3 भाई हैं तो उसके 2 क्यों हैं। मुझे पता था ये सारी बकवास वो इस टेंशन को ज़ायल करने के लिए कर रहा है जिसका शिकार थोड़ी देर पहले हम दोनों हुए थे। उसको नज़रअंदाज करते हुए मैं सादिया से मुखातब हुआ। सामने नज़र आने वाला दरख्तों का झुंड कितने इलाके में फैला हुआ है। मेरा इशारा नाले के दरमियान मौजूद झुंड से था, जिसके अंदर दुश्मनों की दोनों गाड़ियां गायब हुई थीं, और उस वक्त हमारा रुख भी उसी जानिब था। इस जगह तो दरख्त इतने ज़्यादा नहीं हैं, अलबत्ता इसके बाद जो जंगल आता है वो काफ़ी इलाके में फैला हुआ है, और इस झुंड और जंगल के दरमियान तकरीबन किलोमीटर भर इलाका बगैर दरख्तों के है। इसका मतलब है फायरिंग की आवाज़ इसी जंगल की जानिब से आई थी। शायद वहाँ पर उन्होंने गलतफहमी से किसी जानवर पर फायर कर दिया हो, क्योंकि इस एक बरस्ट के बाद दोबारा फायरिंग की आवाज़ नहीं आई। शायद सादिया ने हौले से मेरी तायीद की। इस दौरान हम झुंड में दाखिल हो गए थे। जारी है।